हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंगम और ये वीडियो होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो। तो ये बैंक जो है 2017 में शुरू हुआ था और इनके जो बेसिकली प्रोमोटर ग्रुप है के होल्डिंग एंटिटी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज मीनिंग इनके बोरोइंग्स और इनके जो लोन बुक है वो डीमर्ज कर दिया था एज अ सेपरेट एंटिटी। बैंकिंग लाइसेंस लेकर एक बैंक करके इन्होंने रजिस्टर कर दिया था और उसके बाद इन्होंने आईपीओ लाया था। तो अगर आप देखोगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाता है, तो ये स्मॉल फाइनेंस क्यों होता है? तो ये जो स्मॉल फाइनेंस है इसका एक मीनिंग होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग जो ट्रेडिशनली जो बैंक्स अनडिजर्व सेक्टर को, जैसे कि आपका रूरल एरिया के जो लोग हो जाते हैं जिनका प्रॉपर जॉब्स या फिर इनके बिजनेस नहीं होते हैं, उनको जाकर लोन इनको देना पड़ता है। तो इनका बिजनेस मॉडल वही हो जाता है। ये ट्रेडिशनली आपको पता होगा ये सेक्टर बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। मनी लेंडर्स जाके इनको बोलेंगे आप 1000 रुपीज़ ले लो, नेक्स्ट मंथ में आप 1200 दे दो, तो उनको लगेगा कि ठीक है 200 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर लो, ज़्यादा है नहीं। पर अब जब इसका एनुअलाइज रिटर्न निकालोगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो आरबीआई ने ये रियलाइज़ किया और उनको लगा कि ये सही नहीं है, तो इधर भी सेक्टर जो है इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कुछ एक सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बाद में स्मॉल फाइनेंस का बैंकिंग लाइसेंस बांटना शुरू किया और उज्जीवन ने भी ऐसे अप्लाई किया। तो इनका लोन बुक देखते हैं और इनका अगर मेजर जो एक्सपोजर आप देखोगे वो ग्रुप लोन्स में है। तो ये ग्रुप लोन्स क्या हो जाता है कि 4 से 10 लोगों का बेसिकली एक ग्रुप हो जाता है। सेम इनकम लेवल के लोग हैं, सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड और लाइक माइंडेड लोगों का। तो अगर आप सोचोगे कि आपके जो बेसिकली फ्रेंड सर्कल हो जाता है, उधर भी थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हो जाता है। आपका एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है आपके दोस्तों के बीच, वो सेम चीज़ इधर भी आपको दिखेगा। तो क्या होगा कि अगर किसी को बिजनेस करना है, किसी को लोन चाहिए, तो एज अ ग्रुप टुगेदर ये लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे और वो पैसे लेकर बेसिकली अपना बिजनेस करेंगे। तो वापस देने के टाइम पे अगर वो डिफॉल्ट करता भी है, क्योंकि ये एक कलेक्शन ऑफ मेनी पीपल है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि लोन आपको वापस मिलेगा और एनपीए नहीं होगा। फिर आता है माइक्रो इंडिविजुअल लोन्स, और इधर क्या होता है वो ग्रुप लोन जैसा ही है, पर इधर बेसिकली आपका ग्रुप नहीं होता है, आप इंडिविजुअल एक पर्सन को आप लोन देते हो और ये स्मॉल बिजनेस अगर इनको करना है तो उसके लिए ये लोन हो जाता है। और इधर क्या होता है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ये बेसिकली पुराना कस्टमर्स को थोड़ा ज़्यादा देना प्रीफर करते हैं, बिकॉज इधर साइकिल्स होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड साइकिल। जितना आप लोन लेके आप रीपे बैक करते हो, आप उतना वो साइकिल के ऊपर जाते रहते हो। तो इनके जो मेजॉरिटी कस्टमर्स है, इनके कॉन कॉल्स में इन्होंने बोला था कि अराउंड मेजॉरिटी थर्ड साइकिल में ही हो जाता है। तो मीनिंग ये पुराना कस्टमर्स ही है। तो जो नए कस्टमर्स है वो पहले इनको थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये लोग प्रॉपरली लोन्स दे रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से ये लोग लोन बांटते हैं। उसके बाद आता है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। इधर बेसिकली अगर इनको घर खरीदना है या फिर रेनोवेट करना है या फिर एक्सपेंड करना है, तो ये उस कारण के लिए ये लोग लोन ले सकते हैं। और आपका एमएससी लोन है, बेसिकली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए लोन्स हो जाता है। अगर इनके बिजनेस में कोई वर्किंग कैपिटल का खर्चा आ जाता है, मतलब डे टू डे काम के लिए या फिर ग्रो करने के लिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो वो सारे आ जाता है। फिर आपका एग्रीकल्चरल लोन्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स के लिए भी लोन्स है। तो इनका लोन बुक जो है वो देखने के बाद हम लोग को ये समझ में आता है कि इनका जो बेसिकली स्ट्रेटजी है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग स्मॉल टिकट साइज लोन देते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, हाई यील्ड में देते हैं। आपका बेसिकली लोन दे के उसमें आप कितना इंटरेस्ट कमाते हो वो यील्ड हो जाता है 20% के आसपास। इनका जो एवरेज यील्ड है लोन बुक का उधर आता है। और अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं, 75% बुक इनका अनसिक्योर्ड है। अभी इनका लाइबिलिटी साइड देखते हैं, मीनिंग जहाँ से ये लोग पैसे बोरो कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ों के मिक्स है, सीडीज है, कमर्शियल डिपॉजिट, और ये सबसे कम है और ये कम भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत शॉर्ट टर्म मनी होता है।
कुछ ही महीने के लिए ये लोग बोरो करते हैं, पर ये बहुत सस्ता भी होता है, इसलिए थोड़ा जो इनका लाइबिलिटी का बुक है थोड़ा सीधी, थोड़ा कमर्शियल डिपॉजिट ये लोग रखते हैं, ताकि इनका जो पूरा कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो थोड़ा घट जाता है। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल टर्म डिपॉजिट है और रिटेल टर्म डिपॉजिट है, ये बेसिकली एफडीज हो जाता है। और रिटेल वाला जो आप या फिर मैं और हम लोग जैसे जो लोग हैं, हम लोग बेसिकली एफडी जो करते हैं वो हो जाता है, और बाकी जो कंपनीज एफडी करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल में आ जाता है। और उसके बाद कासा है, जो बेसिकली आपका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट हो जाता है। और रीफाइनेंस है, बेसिकली पहले जो आप लोन लेते हो और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा अच्छे रेट में कोई लोन मिल जाता है तो उससे आप रिप्लेस कर देते हो, वो आपका रीफाइनेंस हो जाता है। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है पूरा लाइबिलिटी साइड का, वो अराउंड 7 to 8% का आ रहा है। और इधर मुझे एक रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, जो है इनका इंस्टीट्यूशनल टर्म डिपॉजिट का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि और ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है लाइबिलिटी साइड के लिए, क्योंकि ये बल्क डिपॉजिट्स है और बैंक हमेशा ये कोशिश करती है कि इनके जो लाइबिलिटी साइड है वो ग्रैन्युलराइज हो जाए, मीनिंग कि छोटा छोटा बहुत सारा डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक जो एफडी है वो मैच्योर हो जाता है, उनको पैसे वापस देना पड़ेगा, तो इतना पैसा सडनली इनको मैनेज करके वापस देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि इनका जो बुक है 75% बुक अनसिक्योर्ड है, ये लोग रूरल लोगों को लोन देते हैं, तो 20% का यील्ड में ये लोग लोन दे सकते हैं। अभी इनके जो कस्टमर्स हैं रूरल लोग, इनका कैश फ्लो बहुत वॉलेटाइल हो जाता है और इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अगर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम होता है, इनके जॉब लॉसेस होता है, तो बेसिकली इनका अर्निंग होगा नहीं और एनपीएस का प्रेशर आ जाता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि सारे लोगों का जॉब्स चला जाता है, जैसे कि अभी कोविड में हुआ, तो एसेट क्वालिटी तो ख़राब होना ही है। तो अभी अगर आप कोविड का रिज़ल्ट देखोगे, अभी रिसेंटली जो इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया था, उधर इनके एनपीए जो ग्रॉस एनपीएस है वो 7.1% पहुँच गए हैं और नेट एनपीए 2.9%। तो अभी ये अवॉइड भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कस्टमर भी इनका अच्छा है, ये सबका जॉब चला गया है, वो लोग अगर चाहे तो भी ये लोग रीपे नहीं कर पा रहे, और बहुत लोग तो बीमार भी हो गए, तो और भी इनका अर्निंग में इफेक्ट कर रहा है। इसलिए इनका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है और थोड़ा फ्रेजाइल हो जाता है, और यही जो रिस्क है वो कंट्रोल करने के लिए इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये लोग छोटे टिकट साइज का लोन देते हैं और शॉर्ट टर्म होता है, तो वो प्रेडिक्शन करना कि क्या कस्टमर वापस दे पाएगा लोन, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। पर हर चीज़ ख़राब भी नहीं है, इनका एक फ्लिप साइड भी, अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव से देखोगे, ये कंपनी का मार्जिन जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो काफ़ी हाई है। 20% में ये लोग यील्ड करते हैं लोन्स, 7 to 8% से बोरो करते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है स्प्रेड है बीच में, वो अराउंड 10 से 12% के बीच आ जाता है, तो वो काफ़ी एक बड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाता है। अगर आप HDFC बैंक के साथ कंपेयर करोगे, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि HDFC बैंक का बिजनेस मॉडल कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये लोग सिक्योर्ड लोन्स देते हैं, पर उनका 4.1% है, तो उधर उसके कंपैरिजन तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, तो इकोनॉमी ठीक से करने से ये लोग प्रॉफिट भी अच्छा करेंगे। और इनका इसलिए आप देखोगे ROE भी बहुत इनका अच्छा हो जाता है, ROA भी, रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी इनका अच्छा हो जाता है। पर प्रोविज़न का जो है वो हमेशा इनको थोड़ा हेडेक रहता है, क्योंकि फ्यूचर में भी इकोनॉमी का प्रॉब्लम्स आएगा, ऐसा नहीं कि ये पूरा प्रॉब्लम जो है टेम्पोररी, ऐसा नहीं है, फ्यूचर में भी आएगा। और यही जो प्रॉब्लम है, इसके साथ डील करने के लिए इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो भी इनको थोड़ा हाई रखना पड़ता है। इनके पास अराउंड 26.44% है, जो कंफर्टेबल लग रहा है अभी, पर ये आपको ट्रैक करना है बहुत ही क्लोजली, क्योंकि अगर ये कम हो जाता है, से 13% तक गिर गया था IDFC फर्स्ट बैंक का लास्ट ईयर, तो इधर इनको क्या करना पड़ा कि इनको इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ा शेयर्स बेच के। तो इधर क्या होता है, आपका बेसिकली जो होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूशन होता है।
तो ये कभी भी एक अच्छी बात होती नहीं। और फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनके जो सीईओ हैं मिस्टर नितिन शुभ, इनका एचडीएफसी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक में इनका अच्छा एक्सपीरियंस है वर्क का। तो और इनका मार्केट में काफ़ी एक रेस्पेक्ट भी है, क्योंकि इनका अभी जब मैंने क्वार्टरली रिजल्ट भी पढ़ रहा था प्रेजेंटेशन, इन्होंने ये बहुत ही ट्रांसपेरेंटली जो सब चीज़ें हैं, कहाँ से कलेक्शन एफिशिएंसी आया है, फिर बाकी सारे जो इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली दे देते हैं। और ये बात काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, कि शायद ही के कोई ऐसा कंपनी है जो इतना डिटेल में सब कुछ आपको दिखा के देते हैं। और इन्होंने जो इनका क्वार्टरली रिपोर्ट है, उधर 25.22 करोड़ का जो इनका प्रोविज़न है वो राइट बैक किया था। अभी क्या होता है कि मुझे ये लगता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, पर बहुत सारे जो कंपनीज है, इनके जो सीईओ है और मैनेजमेंट बेसिकली पूरा शेयर होल्डर्स का एक उन पे एक प्रेशर रहता है कि उनको प्रॉफिट रिपोर्ट करना पड़ता है। तो क्योंकि पिछले जो क्वार्टर्स थे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली प्रोविजनिंग किया है, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है उनको भी ये एक प्रेशर फील हो रहा है, तो उसके कारण इन्होंने प्रोविज़न, हो सकता है ऐसा प्रोविजनिंग इन्होंने किया, राइट ऑफ करना हो, पर राइट ऑफ इन्होंने किया होगा, क्योंकि अभी तो जो कोविड का सिचुएशन है थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है, तो प्रोविजन अगर है ज़्यादा तो वो हमें बेटर ही होता है। प्रोविज़न राइट ऑफ नहीं करने से अच्छा होता है। पर इनके कॉन कॉल्स में ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे थे। ये लोग ये बोल रहे थे कि बेसिकली अभी सिचुएशन इतना भी ख़राब है नहीं कि इतना ज़्यादा प्रोविजनिंग की ज़रूरत हो, तो इन्होंने बेसिकली ये जो प्रोविजनिंग है वो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, चलो।